नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से संक्षिप्त चर्चा। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर प्रशासनिक एवं शासकीय कार्य प्रणाली पर आज हमने चर्चा की राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा जी से। हमारे साथ चर्चा में तनखा जी ने सरकार की ओर प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह लॉकडाउन अत्यंत आवश्यक था, किंतु यह जब हुआ इसके एक हफ्ते पहले हो जाता तो आज इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। लेकिन एक हफ्ते पहले यदि लॉकडाउन हो जाता तो मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की नेतृत्व वाली सरकार कैसे गिरती। और कई आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत सहित पूरे विश्व में कोरोना ने इस समय अफरा तफरी मचा रखी है और अभी हम बात भारत और विश्व की करें उसके पहले मैं मध्य प्रदेश की चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की भी अब टॉप 5 टॉप 4 स्टेट्स में इंडिया में चल रहा है। बहुत तेजी से यहाँ कोरोना के मरीज संक्रमित बढ़े हैं। ये बात आपकी सत्य है, क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस में भी एक बहुत बड़ा लेख आया है जी सर। विषय पे। जी। और उसमें यही बोला गया है कि जो 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 मार्च में जो बीजेपी की तरफ से जो एक घनौनी राजनीति हुई थी। जी सर। और उस राजनीति के फलस्वरूप जो एक महीना खराब हुआ लगभग, उसी के कारण आज मध्य प्रदेश में ये संक्रमण इस तरह से फैला है, इतनी मौत का तांडव हुआ है। जी जी। और मैं इसके लिए इस घनौनी राजनीति को ही दोषी मानता हूँ। सर, जैसे इंदौर की अपन बात करें थोड़ी देर के लिए, इंदौर में सर मामला जैसा चल रहा था, धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एकदम से जैसे ही वहाँ प्रशासनिक फेरबदल हुआ, वहाँ कलेक्टर को चेंज किया, उसके बाद तो मतलब जैसे बाढ़ सी आ गई। हालांकि इसमें मैं कलेक्टर की कोई गलती नहीं मानता, लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ कि मतलब क्या वहाँ पे कुछ प्रशासनिक कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में आती है? देखिए, पूरा जो जो मैनेजमेंट होता है ये डिपेंड करता है आपकी क्षमताओं पे। ओके। किसी भी चीज का मैनेजमेंट, आपका पेपर का मैनेजमेंट है, आपकी क्षमता। बिल्कुल। जी सर। तो जिस दिन बीजेपी सरकार का गठन हुआ था 23 मार्च को, जी, शिवराज जी अकेले थे। जी बिल्कुल। उनके पास कोई हेल्थ की क्षमता तो अलग से थी नहीं, एक्सेप्ट कि वो 15 साल मुख्यमंत्री थे। जी। एंड पैंडेमिक की क्षमता नहीं थी, पैंडेमिक से जीतने की क्षमता नहीं थी जी। उनको। नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता थी। जी बिल्कुल। अच्छा, उनके पास कोई ऐसा हेल्थ मिनिस्टर नहीं था, कोई था ही नहीं, बल्कि कोई मिनिस्टर ही नहीं था। मिनिस्टर ही नहीं था, काफी 28 दिन तक तो कोई मंत्रिमंडल ही नहीं था। अगर मैं उनकी जगह 23 तारीख को मुख्यमंत्री बनता, जी, अपने साथ एक ऐसा हेल्थ मिनिस्टर बनाता जी, जो इस पैंडेमिक की क्षमता रखता है लड़ने की। जी। जिस दिन देश बैंकरप्ट हो रहा था जी, और नरसिम्हा राव जी की मिनिस्ट्री आई थी, जी सर। तो पहला उनका चॉइस थी मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर। क्यों? कि एक्सपर्ट। तो आज हमको एक हेल्थ एक्सपर्ट, एक डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट, इस प्रकार के व्यक्ति की जरूरत थी एज ए हेल्थ मिनिस्टर, जी, जो अगेन नहीं किया गया 1 महीने तक। जी। और उसके अलावा उसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल कमेटी बना दी, जी। जो 11 पॉलिटिशियंस की थी। उससे क्या होने वाला था? टास्क फोर्स बनाई थी एक। टास्क फोर्स बनाई, मजाक था। जी। बता दीजिए कितनी मीटिंग्स हुई उस टास्क फोर्स की आज तक? जी। और क्या निकला आज तक उन मीटिंग से, एक्सेप्ट के अपनी अपनी पॉलिटिकल बातें कही होंगी उन लोग सबने। जी, जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद उन्हें एक टेक्निकल कमेटी बनाई, एक कलेक्टर की अध्यक्षता में, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर है। जी। वो पैंडेमिक का कोई वो एक्सपर्ट नहीं था। जी। तो प्रशासन में आ गया था वो आदमी। जी। और चंद प्रशासनिक डॉक्टरों को रख दिया, और क्या हमने एक टेक्निकल कमेटी बना दी। उसके बाद उन्होंने एक सलाहकार समिति बनाई, जिसका हमने सुना आज तक एक आध कोई आधे पौन मीटिंग हुई है। सत्यार्थी जी को चेयरमैन बना दिया, और उसमें 10। मैं नहीं कहता कि बीजेपी के डॉक्टर्स को रखना गलत है। जी, जी। बट लाखों दूसरे डॉक्टर्स भी हैं। जी, जी। उनमें से भी योग्य का चयन नहीं हुआ ठीक तरह। ये देखिए, जब आप अच्छा प्रशासन करना चाहते हो तो आपको योग्यता से चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और योग्यता से जो भी व्यक्ति नहीं चलेगा वो विफलता का चेहरा देखेगा। सर, जैसे ये पिछले इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है,
इसमें इस लॉकडाउन तो खैर अभी समय की जरूरत, इस बीमारी की जरूरत है, मैं ये भी समझता हूँ, लेकिन जरूरी था, इस लॉकडाउन में कठिनाइयां बहुत हैं सर लोगों को। अगेन वो भी सेंटर का मिसमैनेजमेंट है जी। जिस दिन आपने देखिए लॉकडाउन जरूरी था, इसमें कोई दो तर्क नहीं है। जी। लॉकडाउन एक आध हफ्ते पहले भी आना चाहिए था, 10 दिन पहले आना था, इसमें भी दो तर्क नहीं है। 16 तारीख के पहले आ जाना चाहिए था, मगर हमको तो मध्य प्रदेश सरकार गिरानी है। जी। हमको तो एमएलए को खरीद के बाहर ले जाना है। जी। और जब तक वो लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो सरकार लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हो सकता था। जी। तो आप ये बताओ, अगर राजनीति देश नीति से बड़ी हो जाती है जी, तो देश में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ट्राई नहीं होगी तो क्या होगी? बिल्कुल। अबे ये छोटी सी अकल की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी अकल की जरूरत नहीं है। जी। इसी तरह आप देखो, आप 23 को मंत्रिमंडल बनता है, 24 को लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। विश्व भर में जहाँ भी लॉकडाउन होता है, जी, मुझे पता है कई देशों, सिंगापुर का मुझे पता है, अभी 3 हफ्ते पुरानी बात है। जी। लॉकडाउन अनाउंस होता है 2, 2.5, 3 दिन पहले। जी। उन्होंने फ्राइडे इवनिंग को अनाउंस किया कि हम संडे मॉर्निंग से ट्यूसडे मॉर्निंग से लॉकडाउन करेंगे। 2 दिन का समय दिया गया ताकि लोग अपनी जरूरत का सामान ले सके। नहीं, जो बाहर से आया है वो घर चला जाएगा। सही बात। जो ये 130 करोड़ लोगों का देश है। जी सर। कोई मृत्यु में गया था, कोई बर्थडे में गया था, कोई शादी में गया था, बच्चे पढ़ाई के लिए गए थे। जी। तीर्थ यात्रा में लोग गए थे, बुजुर्ग गए थे, बच्चे गए थे, महिला गई थी। जी। तो आज लाखों करोड़ लोग जब अपना अपना प्रोग्राम बना के बाहर है, जी, और आपने उनको 4 घंटे का समय दिया घर लौटने का, जी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि देश में ट्राई नहीं होगी तो क्या होगी? इसकी एक समस्या और है जिसका मैं ध्यान आकर्षित आपका करना चाहूंगा। लॉकडाउन की एक बहुत बड़ी समस्या है, आर्थिक रूप से टूट गए हैं सर लोग इसमें, क्योंकि कई दिनों से वैसे ही आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। पूर्व में कई उद्योग धंधे वैसे ही घाटे में चल रहे थे। ये बिल्कुल बात सत्य है। तो जब ये लॉकडाउन का जो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनको बहुत अनाउंसमेंट्स करने का शौक है, बड़े से अनाउंसमेंट का, जी। और वो भी रात को 8 बजे जी, और 12 बजे से लागू करते हैं। जी, चाहे वो जीएसटी का कहते हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन, चाहे लॉकडाउन। ये भी तो एक देश पर मजाक हो गया एक प्रकार से। जी। मतलब कब तक लोग सहन करेंगे ये सब चीजें? सर इससे उभरने में देश को कितना समय लगेगा? ये जो आर्थिक स्थिति टूटी है देश की, अब तो देखो, वैसे तो पूरे विश्व की ये हालत है, खाली हमारे देश की तो नहीं है। जी। पूरे यूरोप में कह रहे हैं माइनस पे चला गया है ग्रोथ। जी। और समवेयर मैं इस बात पे सहमत हूँ जी। और ये कोई भी समझदार अर्थशास्त्री आपको यही बात बोलेगा जी। कि अब लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन की एक सीमा होती है। जी। लॉकडाउन एक कट ऑफ पीरियड होता है, जी। जिस बीच में आपको अपनी सोशल डिस्टेंसिंग के मेट करके टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। जी। टेस्टिंग किट्स ही नहीं थे आपके पास, तो आपने एक प्रकार से वो पीरियड जाने दिया। जी। अब इनडेफिनेटली लॉकडाउन, आपका अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। जी। इतनी बड़ी जॉबलेसनेस आ जाएगी कि भूखमरी एक सबसे बड़ा एक इसी चिंता की तरफ मैं आपको लेके चलना चाह रहा था। तो मैं तो समझ, तो लॉकडाउन के साथ अब इनको लाइवलीहुड के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इनको अब गाइडलाइंस के तहत लोग फैक्ट्री स्टार्ट करनी पड़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ेंगी। अब आपने, जैसे मैंने कल ही ट्वीट किया है जी, आपने बोल दिया कि हाँ भाई, क्योंकि इतना प्रेशर था कि माइग्रेंट लोगों को, स्टूडेंट्स लोगों को, पिलग्रिम्स को, टूरिस्ट को आपने बांध के रख दिया 40 दिन से। पैसे भी नहीं लोगों के पास, व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। जी, मतलब लोगों को आप समझ नहीं आ रहा था हम करें तो करें क्या जिंदगी से। जी सर। तो प्रेशर डाला कि आप 1 हफ्ते में निर्णय दो। जी, तो आपने कल निर्णय दे दिया। बट अब वो निर्णय के साथ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आप कैसे इसको संचालित करोगे? जी। भूपेश बघेल जी मुझे कल बोल रहे थे जी कि 20,000 उनका आदमी जम्मू और पंजाब की तरफ काम करता है, वर्कर। ओके। अब उसको अगर वापस आना है छत्तीसगढ़ तो किस ट्रांसपोर्ट से आएगा? सही बात है। मैं मानता हूँ कि सब नहीं आएंगे, बहुत रहेंगे भी, वहाँ काम भी करना चाहेंगे, बट
आधे वो लौटना भी चाह रहे होंगे, परेशान हो गए होंगे, जी अब नहीं चाहते होंगे वहाँ का। जी आपको कुछ स्पेशल ट्रेन रन करनी पड़ेंगी, जी आपको फ्लाइट लानी पड़ेंगी, स्पेशल फ्लाइट इनके लिए ही, जी इन लोगों के लिए। क्योंकि जो पांडिचेरी में मुझे पता है, चेन्नई में मुझे पता है, जी। बैंगलोर में मुझे पता है, मेरे पास कश्मीर के तब करीब 100 मेल्स आ चुके हैं कश्मीरियों, जी 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 जो पूरे इंडिया में फंसे हैं और उनको हम्म वापस कश्मीर, जम्मू कश्मीर पहुंचना है, लद्दाख पहुंचना है। हम्म 20 लद्दाख के बच्चे जबलपुर में फंसे हैं, आपको पता है? जी जी सही कह रहे हैं आप। तो आखिर 58 इंदौर में है जो बेचारे रो रहे हैं। जी कितने दफे मुझे फोन किया, कितने मुझे मेल्स भेजी इन बच्चों ने मुझे, जस्टिस काजू को। जी जी 180-81 बच्चे भोपाल में हैं, जी सब प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम में भेजे गए थे। जी गरीब मतलब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होंगे जिनकी पूरी ट्यूशन फी, बोर्डिंग, हॉस्टल सब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जी जी तो देखिए ये एक बहुत विराट समस्या है। जी सर, एक चीज की तरफ और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी सीएम हाउस में, 20 मार्च की घटना है ये। ठीक बात है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार महोदय थे जो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ठीक बात। उनके ऊपर एफआईआर भी हुई, कार्रवाई भी हुई कि इन्होंने छुपाया करके, और हेल्थ डिपार्टमेंट के एक भी अधिकारी पे नहीं हुई। और सर अब एक पीएस स्तर की आईएएस अधिकारी से लापरवाही हुई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, ऐसा मतलब क्यों होता है? पीएस नहीं, मैं तो पूरे जो हेल्थ अधिकारी थे, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट इनका अपराधी है जी। पूरा है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। नहीं, उन्हें एक इंक्वायरी कर ली, डिप्टी सेक्रेटरी से एक कमेटी बना दी, इंक्वायरी कर लिया, किसी एक व्यक्ति पे दोष थोप दिया। जी, मतलब पत्रकार पर एफआईआर, लेकिन आईएएस अधिकारी पर एफआईआर नहीं, सिर्फ खाली इंक्वायरी। भारत देखो, ये भारत जब तक ये वीक प्रशासन होगा, पॉलिटिकल प्रशासन, तब तक ये आईएएस अधिकारी ही चलाएंगे। जी, क्योंकि ये वीक उनको पता है कि हमारा मिनिस्टर वीक है, हमारा चीफ मिनिस्टर वीक है, हम इसको जो कहेंगे वो ये करेगा। जी जी उनको कहानी बनानी बहुत अच्छी आती है। मेरे तो सब वकील, मैं सबका वकील रह चुका हूँ ना। जी बिल्कुल। मैं तो सबको जानता हूँ, मेरे सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं बात बोल रहे सत्य नहीं है जी। तो ये तो अफसर हैं, ये अफसर का जो जाति है एक होती है पूरे देश में। जी सर, एक बात, जी सर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपसे एक अंतिम सवाल और करूंगा सर। सरकार कोई भी हो एक राहत पैकेज बनाती है जिस वर्ग को ध्यान में रखकर, उसके अलावा 2 वर्ग और होते हैं, एक होता है हायर और उच्च, जो कि जैसे किसी तरह के राहत पैकेज की आवश्यकता नहीं है। एक वर्ग सर निम्न, मध्यम और मध्यम वर्ग होता है जिसके लिए राहत पैकेज में कुछ नहीं होता, लेकिन आवश्यकता तो सर इसे भी है, क्योंकि ये छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, छोटी मोटी प्राइवेट संस्थानों में नौकरी करने वाले लोग होते हैं। अब इनके लिए तो सरकार कुछ डिजाइन नहीं करती राहत पैकेज में। 100% आपकी बात ठीक है, इसमें कुछ होना चाहिए सर, इनको भी कुछ राहत मिलनी चाहिए। अरे वकील वर्ग है, डॉक्टर्स के यहाँ जो लोग काम करते हैं, जी, जी, जो वार्ड बॉयज, क्लिनिशियंस जो होते हैं, दुकानों में, प्राइवेट दुकानदार में, दुकानों में भी तो कितने लोग काम करते रहते हैं। सब दुकानदार खुद की भी परेशानी है सर, जो छोटा दुकानदार है उसकी भी परेशानी है। आपको मालूम है एमएसएमई कितने एमएसएमई है इस देश में? 6.3 करोड़। कितने लोग काम करते हैं? 12 से 14 करोड़। 50% ऑफ इंडियन इकोनॉमी इस एमएसएमई से जीडीपी जनरेट होता है। जी, सब बंद पड़े हैं जी, आधे खुलेंगे नहीं। जी, क्या होगा? आपने कोई पैकेज नहीं निकाला, आपने एक लॉ बना दिया है, अंडर द डिजास्टर का कानून निकाल दिया है कि सर आपकी तरफ से कोई सुझाव प्रशासन और सरकार के लिए? सबसे पहले इनको इन लोगों के लिए, जैसे जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, उनके लिए कोई वेज सब्सिडी, एमोल्यूमेंट सब्सिडी निकालनी चाहिए। एग्जैक्टली। सबको सपोर्ट करो, कुछ उनको कैश दो हाथ में। जी, इंडिया की 5% जीडीपी इस पे खर्च करो। जी 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 जी, जब तक लोगों के हाथ में कुछ पैसा नहीं आएगा। और दूसरा, शिथिल करो लोगों को। देखिए, अब डरना नहीं है कोरोना से, लड़ना है। आम आदमी के मन की बात करी सर आपने, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। जी, एग्जैक्टली। और लड़ने के लिए शिथिल हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करो, गाइडलाइंस को फॉलो कराओ, जी, ताकत दिखाओ। ताकत से ही कोरोना को जीतोगे। सर हमें
समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें बहुत बहुमूल्य समय दिया और Thank you. मैं आशा करता हूँ सर आपके सुझाव यदि अमल में लाए जाएंगे तो शायद कुछ अच्छा होगा। जितनी बातें मैंने आपको बोली हैं, जी आप मेरे ट्वीट्स देखिएगा, लास्ट 1 महीने की ये बातें मैंने अपने ट्वीट में लिखी हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल जो लाखों के लोगों तक पहुंचा है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार सर। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।